पाएंगे। ठीक है, हो गई बातें? ठीक है, ठीक है, और करनी है कर लो, मैं भी करने लग जाऊंगा। हाँ, मेरी बातें फिर क्वेश्चंस में होती हैं, ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है, हाँ, कल अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे। अपन ने अलग अलग, मैंने 5 फॉर्म के इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताए। 1/mx प्लस एन वाई, 1/mx माइनस एन वाई, ई की पावर एफ एक्स, वो 1/n वाला, ठीक है, एक 1/m वाला, और एक x रेज टू पावर h और y रेज टू पावर k वाला। ये बताए सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्वेश्चंस भी दिए, आपने कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का सेट है वो जीरो फंक्शन के साथ क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। अगर आपके पास फाई कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो एल्फा फाई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, फाई वन प्लस फाई टू भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, एल्फा फाई वन प्लस बीटा फाई टू भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कल अपन ने ये सारी चीजें की थी, वेक्टर स्पेस कर लिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई, क्या किया था कि अगर f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, म्यू अगर किसी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ऑफ फाई की फॉर्म में लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। इसका नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से बनाया था मैंने, बताओ, म्यू इंटू एफ ऑफ फाई, यही बनाया था क्या? किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए म्यू इंटू एफ फाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना था, नहीं बना था? ठीक है, एक और मैंने बताया था कि वी एक्स वाई, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये इसका कोई फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब बनता है? कंडीशन क्या थी? डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एम इंटू डेल वी बाई डेल वाई माइनस एन इंटू, अगर ये v का फंक्शन मिलता है तो अपन क्या बोलते हैं कि वी एक्स वाई इस फंक्शन का कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। ये किया था अपन ने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन भी दिया था, वो क्वेश्चन करें? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। फर्स्ट में मैं किसके बारे में बात कर रहा था? एक्स प्लस वाई, सेकेंड में एक्स माइनस वाई, थर्ड में एक्स वाई, फोर्थ नन, ऐसा ही था। अब मुझे चेक करना है क्या x प्लस वाई का कोई फंक्शन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे चेक करेंगे? वही अपना कंडीशन, वो किसका फंक्शन होना चाहिए पहले में, x प्लस वाई का। ठीक है, डेल एन बाई डेल एक्स डेल एम वाई डेल वाई एम इंटू डेल वी बाई डेल वाई एन इंटू डेल एक्स। बताओ m क्या है? एक्स स्क्वायर, n क्या है? डेल एम बाई डेल वाई जीरो, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस वाई, तो डेल एन बाई डेल एक्स माइनस वाई माइनस जीरो, ये तो ये हो गया। m की वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल वी बाई डेल वाई, और n की वैल्यू माइनस एक्स वाई, तो ये हो गया प्लस एक्स वाई डेल वी बाई, यही अपनी कंडीशन बन गई। ठीक है, इसको साइड में रखो। अब फर्स्ट पे आ जाओ, v इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। चेक करूं ये किसका फंक्शन बनता है, किसका बनना चाहिए पहले वाले में, एक्स प्लस वाई का। ठीक है, चेक करो क्या बनेगा। ऊपर तो माइनस वाई रहेगा, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी 1 और x के रेस्पेक्ट में भी 1, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन निकाल दो, माइनस वाई अपॉन एक्स,
एक्स प्लस वाई। क्या ये एक्स प्लस वाई का फंक्शन है क्या? है क्या? नहीं। जहां पे भी एक्स और वाई टर्म्स आती, किसके फॉर्म में आनी चाहिए थी? एक साथ आनी चाहिए थी एक्स प्लस वाई, लेकिन यहां पे कैसे आई? वाई अलग पड़ा हुआ है, एक्स अलग पड़ा हुआ है, एक्स प्लस वाई का फंक्शन नहीं है। तो मतलब इसका कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स प्लस वाई का फंक्शन नहीं होगा। सेकंड में अगर मैं चेक करूं तो v है मेरा x माइनस वाई, v है मेरा x माइनस वाई, डेल v बाई डेल वाई क्या बनेगा? -1, डेल v बाई डेल x +1। तो इधर तो -1 कर दो, इधर +1 कर दो, क्या बनेगा ये वैल्यू? -y अपॉन -x² प्लस xy। ठीक है, क्या बनेगा? -y अपॉन -x, x माइनस वाई। क्या ये x माइनस वाई का फंक्शन बना क्या? नहीं। तो मतलब ऐसा भी कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड वाला, डेल v बाई डेल एक्स की जगह x और डेल v बाई डेल वाई की जगह, इसकी जगह y, इसकी जगह x। वो देखो एक्स वाई का फंक्शन बनता है क्या? चेक करो। v बराबर एक्स वाई, इसमें बनेगा -y अपॉन y के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा ही बना। क्या ये एक्स वाई का फंक्शन है? नहीं। बना सकते हैं एक्स वाई का फंक्शन? नहीं। तो ये भी फंक्शन नहीं बनेगा कभी भी। तो मतलब एक्स वाई का कोई भी फंक्शन इसका कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। आया कुछ कुछ समझ में? लिखो। हो गया? ठीक है, सबने लिख लिया? हो गया? ठीक है। अरे एक चीज बताओ, इसकी क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन था आपके शीट में, किसी ने मुझे कल भेजा था। इसकी आइगन वैल्यूज का इमेजिनरी पार्ट आपको देखना था क्या है। कैसे किया आप लोगों ने इसको? आइगन वैल्यू फाइंड की? बिना फाइंड किए नहीं हो सकता। कल मुझे किसी ने भेजा था, वो ऐसे ही गंदा सा मेथड बता रहा था, इसलिए मैं क्या इस क्वेश्चन को देख के मैं ये बता सकता हूं कि इसकी आइगन वैल्यूज का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा या नहीं? क्या इस क्वेश्चन को केवल देखने से मैं बता सकता हूं? पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी। बताओ। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू एक तो -3 आएगी। ये क्या है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यू हमेशा तो यहां से भी रियल और यहां से भी रियल, तो आइगन वैल्यू का इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0। आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत है? कल कोई भेज रहा था, वो बोले सर इसकी आइगन वैल्यू निकालने पड़ रही है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, टाइम लग रहा है। जरूरत नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे चलें, हटा दे इसको, आगे चलो।
क्वेश्चन करो। लेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस ई की पावर -1/x dy equals to 0 be non-exact differential equation, then there exists an integrating factor which is function of x plus y only, x minus y, x y, x y, चारों पांचों चेक करो किसका फंक्शन बनेगा किसका नहीं बनेगा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का बोला था वो हो गया होगा, आ गया होगा सबका, ई रेज़ टू पावर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, है ना। आंसर बताओ। क्या फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। n क्या बनेगा x प्लस ई की पावर -1/x। क्या चाहिए होता है अपन को, डेल, बताओ क्या चाहिए होता है, डेल v। यहां पे क्या चाहिए होता है, किसका फंक्शन बनाना होता है, डेल डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन एम इंटू माइनस एन इंटू, यही चेक करना है, ठीक है। कर डेल एम बाई डेल वाई -1 डेल एन बाई डेल एक्स क्या बनेगा 1 प्लस ई की पावर -1/x और ई की -1/x का 1/x²। अब क्या करना है, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। फिर v की वैल्यू x और y, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कर लेंगे उस तरीके से। फोर्थ ऑप्शन आएगा, बाकी कोई भी नहीं आएगा, x बनेगा केवल।
करवाएं थोड़ी, चलें आगे। आपकी पहली क्लास है आज? चलो कर लेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, आगे लिखो। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equals to 0 is a non-exact differential equation and vxy is any function such that phi 1v and phi 2v are integrating factors of differential equation, then phi 1v and phi 2v must be scalar multiple of each other. Scalar multiple of each other. अभी अपन ने क्या बोला था? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। वी एक्स वाई कोई फंक्शन है, ठीक है। वी एक्स वाई का कोई फंक्शन फाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब बना था? जब अपनी वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, वही थी। अब यहाँ पे क्या बोला है? वी एक्स वाई कोई फंक्शन है, उसके लिए फाई वन बी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है और फाई टू वी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। तो मतलब फाई वन वी भी उस कंडीशन को और फाई टू वी भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो अपन को रिलेशन देखना है कि फाई वन और फाई टू में क्या रिलेशन होगा। क्या वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आएंगे या फिर नहीं आएंगे? कहां से चेक करेंगे? उसी कंडीशन से, क्योंकि अपन को पता है v का कोई फंक्शन कब बनता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? जब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उस कंडीशन में क्या था अपने पास? उस कंडीशन में अपने पास था डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, जो था वो किसका फंक्शन बनना चाहिए था? v का फंक्शन बनना चाहिए था। अपन ने उसका प्रूफ किया था, उसमें क्या आया था? मैंने कल फाइव वी को उससे मल्टीप्लाई करवा के जो प्रूफ करवाया था उसमें ऐसा मिला था कि कुछ फाई डैश वी अपॉन फाई ऑफ वी इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन दिस, ऐसा ही कुछ मिला था। मैंने बोला था ये v का फंक्शन है तो इसको भी v का फंक्शन होना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि v के किसी फंक्शन के लिए फाई के लिए आया है तो फाई वन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और फाई टू भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं फाई वन लिख दो यहाँ पे और इक्वल्स टू फाई टू डैश वी अपॉन फाई टू वी। फाई टू भी इसके वैल्यू इक्वल होगा m डेल वी बाई डेल वाई माइनस n डेल वी बाई डेल एक्स। फाइव ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी कोई v का फंक्शन है। अब इसमें और इसमें चेक कर लो, क्या चेक करें? अपन को फाई वन और फाई टू में रिलेशन तो चाहिए। फाई वन डैश वी अपॉन फाई वन वी इक्वल्स टू फाई टू डैश वी अपॉन फाई टू वी। इसका इंटीग्रेशन करो, इसका क्या मिल जाएगा? एल एन फाई वन, इसका एल एन फाई टू प्लस एल एन सी। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? एल एन फाई वन इक्वल्स टू एल एन फाई टू प्लस एल एन, यहां से क्या मिल जाएगा? फाई वन इक्वल्स टू सी फाई टू इंप्लाइज फाई वन इक्वल्स टू, इसका मतलब कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल। x प्लस वाई है तो x माइनस वाई क्यों नहीं हो सकता? क्या हुआ था?
बहुत सारे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अपन को केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करना चाहिए। अब आप खुद ही देख लो, आप चलो खुद ही देखो यूनिक है कि नहीं है। मैंने बोला φ1 अगर कोई है तो φ2 कब होगा, जब वो उसका स्केलर मल्टीपल होगा। तो x के लिए 2x भी बनेगा, 3x भी बनेगा, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, वो जरूरी नहीं है बनना, बन सकता है, नहीं भी बन सकता, पर नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को जरूरी थोड़ी है एक ही फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, बड़े सारे सेटिस्फाई करेगा। कोई इसका एग्जाम्पल शायद मिल जाएगा आराम से, एग्जाम्पल जिसमें एक से ज्यादा आंसर आ रहे होंगे, मिल जाएगा आराम से, मिल जाएगा। फंक्शन अपन को पता है हर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एग्जिस्ट करता ही है, हर किसी लिए करता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक नहीं होते, इन्फाइनेटली होते हैं। चलो ठीक है, मुझे एग्जांपल भी मिल गया। लो, x dy माइनस y dx, इसका आपने बनाया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बना था 1/x²। ये किसका फंक्शन है, x का कोई फंक्शन है कि नहीं है? तो मैं इसे v ऑफ xy लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy था, ये xy का फंक्शन है। इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस y² भी था, ये x² प्लस y² का फंक्शन है। मिल रहे हैं ना बड़े सारे? ये लिख लो पूरा। हो गया? चलो आगे चलते हैं। हो गया, चलें। if y raised to power alpha is an integrating factor of 2xy dx 3x square minus y square dy equals to 0, then alpha equals to, alpha की वैल्यू बताओ। if y raised to power alpha is an integrating factor of 2xy dx minus 3x square minus y square dy, then integrating factor। अल्फा की वैल्यू निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी? क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बन जाएगी तो अपनी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? मैं इसका आंसर बता देता हूं, करते रहना। इसका आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, एक और कर दो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लेट C बिलोंग्स टू R and 0 less than C less than 1, let phi from 1 minus C to 1 plus C to 0 comma infinity be differentiable function such that phi of 1 equals to 1, and y equals to phi x is solution of this equals to 0, then
इसका सॉल्यूशन निकालना है। y और x में कोई रिलेशन आएगा, वो सॉल्यूशन निकालना है। y इक्वल्स टू 5x क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी है, यही चाहिए था। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है? 1 पे 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। इसको सेटिस्फाई करवाना है और सॉल्यूशन निकालना है। कर सकते हो? कैसे कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे पहले अगर अपन देखें, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का। होमोजीनियस फंक्शन से कर सकते हैं, होमोजीनियस फंक्शन से कर सकते हैं, या फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डेल एम बाई डेल वाई। एग्जैक्ट चेक कर लो, एग्जैक्ट है कि नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के वहां से सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें जो सॉल्यूशन में जो रिजल्ट मिलेगा, वो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 फाइव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। फाइंड करना, ये रिजल्ट मिलना चाहिए आपको, है ना। 3 फाइव एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। कर रहे हैं, फिर घर पे करेंगे। करो। आप नहीं कर रहे क्वेश्चन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? बिल्कुल 1/x की पावर 3/2।
हो जाएगा? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें और है वो लिख लेते हैं। आंसर ये रहा ना, 3y² प्लस x² का होल स्क्वायर बराबर 4x। 3y² प्लस x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। हो गया? चलो चलो पहले कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। मैंने आपको दिया a² प्लस b² इक्वल्स टू 5, ठीक है, या फिर 0। a² प्लस b² इक्वल्स टू 0 वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? a की वैल्यू मिलेगी, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो a² हमेशा पॉजिटिव, b² हमेशा 0 या उससे बड़ा, तो इन दोनों को इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा, तभी इसकी सम 0 हो सकता है। यही बात है। यहाँ पे मैंने रियल नंबर बोला है, अगर कॉम्प्लेक्स बोलता तो ऐसा जरूरी नहीं था। अगर मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल्स टू 0, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अब भी यही बात है, ये भी हमेशा 0 है उससे बड़ा, ये भी हमेशा 0 है उससे बड़ा, तो इसका सम 0 कब होगा? ठीक है, अब मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, मॉड ऑफ dy बाई dx प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 0। इसका ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पे किसी भी x के लिए, चाहे कोई कर्व लो, चाहे कोई कांस्टेंट फंक्शन कैसा भी लो, ये भी हमेशा 0 या उससे बड़ी, ये भी हमेशा 0 इससे बड़ी। तो इसका जो सॉल्यूशन अपन फाइंड करेंगे उसमें क्या मिलेगा? इसको भी 0 होना पड़ेगा, और तो मतलब इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? केवल y इक्वल्स टू 0 यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह मैं लिख दूं मॉड ऑफ dy बाई dx प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 2, अब इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? चलो पहले 2 मत लिखो, पहले -2 लिख दो, माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी हमेशा कोई पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव, 0 है उससे बड़ा, इनका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। अगर मैं लिखता हूं dy बाई dx प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 2, अब क्या होगा? क्या? इनफाइनाइट करके देखो। 2 सॉल्यूशन कौन कौन से बता रहे हो? 2 और -2। चलो ठीक है, ये दोनों तो आपने क्लियरली देख लिया, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -2, क्योंकि उस टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इधर मॉड ऑफ 2 भी 2 होता है, मॉड ऑफ -2 भी 2 होता है। तो 2 सॉल्यूशन तो आपको इसमें मिल गए। ये दोनों चलो कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट के अलावा किसी और कांस्टेंट के लिए सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब भी आप कांस्टेंट फंक्शन लोगे इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ पे वही कांस्टेंट का मॉड, जैसे आपने 3 लिया तो मॉड ऑफ 3 बराबर 3 नहीं हो सकता, तो मॉड ऑफ a बराबर 2 इन दो के लिए होता है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन तो कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन कांस्टेंट में जाओ, सॉल्व करके देखो इसको। यहाँ पे आपने बोल दिया केवल यूनिक, देखने से अपन को पता चल गया कि भाई नहीं एग्जिस्ट कर सकता। यहाँ पे भी अपन को देखने से पता लग गया, यहाँ पे अपन को ये दोनों तो दिख गए, लेकिन अभी और भी सॉल्यूशन भी तो हो सकते हैं ना, उसको कैसे चेक करेंगे? चेक करके देखो इसको। चलो सबसे पहले ऐसे कर लो, dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 2, ये करके देख लो। जहां पे ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। करके देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। क्या मिलेगा सॉल्व करने से? इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल जाएगा e की पावर, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर x बराबर 2 e की पावर x प्लस c।
तो y इक्वल्स टू 2 प्लस सी की पावर ये मिलेगा। और इसके डेरिवेटिव करना है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 2। इसका डेरिवेटिव चेक करना है एक बार, डेरिवेटिव मिल जाएगा इसका माइनस ऑफ सी की पावर ये मिलेगा। अब इन दोनों का सम 2 बन रहा है क्या, बन रहा है, लेकिन जब इसका अपन मॉडल ले लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, केवल 2। कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा कोई और इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इस केस में तो यूनिक, इस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में 2 सॉल्यूशन, है ना। लिखवा दूं अब इसको। अब मैं इसको, ये तो अपन ने ऊपर से देख लिया, अब मैं इनको प्रॉपर लिखवाऊंगा कि भाई यहाँ पे अपन एक phi x फंक्शन लेंगे जो कांस्टेंट है, एक बार अपन phi x लेंगे जो नॉन कांस्टेंट है। अपन चेक करेंगे phi x में एक जीरो फंक्शन के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। पूरा मैं अच्छे से लिखवाऊंगा इसको, पर समझने में आप लोग को डायरेक्ट भी दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको तो हटा देते हैं, अब अच्छे से लिखते हैं इसको। रिजल्ट number of real valued solution of dy by dx plus mod of y equals to 0 for all x belongs to R। इसके कितने मिले थे, केवल एक, जीरो सॉल्यूशन मिला था ना, ठीक है। सॉल्यूशन लेट, अपन ने माना लेट phi x बी ए सॉल्यूशन। अपन ने क्या मान लिया, phi x कोई सॉल्यूशन मान लिया। अब phi x कोई कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है और नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। मैं केस फर्स्ट में मान लेता हूं phi x क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन c, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो, so differential equation 1 becomes 0 plus mod of c बराबर 0, 0 plus mod of c equals to 0। इसका मतलब c equals to 0, so c equals to 0 मतलब phi x बराबर 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 1। तो phi x बराबर 0 इसका क्या सॉल्यूशन मिल गया, ये तो अपन ने डायरेक्ट देख भी लिया था, ठीक है। अब किस पे जाएंगे, नॉन कांस्टेंट मान के चलें, नॉन कांस्टेंट मान के चलो। केस सेकंड phi x इज नॉन कांस्टेंट का मतलब ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यू रखेगा, मतलब किसी पॉइंट पे ये नॉन जीरो भी होगा कभी ना कभी। नॉन कांस्टेंट मतलब कम से कम दो डिस्टिंक्ट वैल्यू रखेगा। पहले एक बात बताओ, phi x को अगर मैं इसका सॉल्यूशन क्लेम कर रहा हूं तो phi x कंटिन्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, आप मतलब कोई और बताओ, कौन बताएगा, आप बताओ। मैं बोल रहा हूं phi x अगर इसका सॉल्यूशन है तो phi x कंटिन्यूस होगा, क्यों, आप बताओ। नहीं पता, 3 बार बता चुका मैं। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए 2 कंडीशंस लिखवाई थी मैंने, कौन कौन सी थी। अगर मेरा f ऑफ x y y डैश कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फाई को इसका सॉल्यूशन होने के लिए 2 कंडीशन लिखवाई थी, पहली क्लास की बातें हैं ये। क्या, फाई एक तो इस कंडीशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, सॉल्यूशन है, y की वैल्यू की जगह पुट तो कर रहे हैं अपन, तो मतलब फाई एक टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब फाई अगर डिफरेंशिएबल है तो फाई कंटिन्यूस भी होगा, होगा
यहाँ पे फाइव एक्स को मैंने क्या बोला इसका सॉल्यूशन। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वन ऑर्डर की। तो फाइव एक बार डिफरेंशिएबल, फाइव डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, है ना। अब फाइव को मैंने नॉन कांस्टेंट लिया है तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये नॉन जीरो वैल्यू रखेगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट फाइव ऑफ एक्स नॉट इज नॉन जीरो, किसी पॉइंट पे नॉन जीरो होगा। और चूंकि मॉड ऑफ फाइव डैश एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। या फिर इसको लिखने से पहले यहां पे एक लाइन और लिख लो, इंप्लाइज मॉड ऑफ फाइव एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। फाइव एक्स नॉट की वैल्यू जीरो नहीं है, 1 2 3 ऐसे कुछ होगी, या फिर -1 -2 ऐसे कुछ होगी। इसका मॉड क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा, ठीक है। और मॉड ऑफ फाइव डैश एक्स नॉट क्या होगा, जीरो या उससे बड़ा। मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई इस पे, पर अपन को ये तो पता है ये मॉड वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो या उससे बड़ी। सो फाइव डैश एक्स नॉट, मॉड ऑफ फाइव डैश एक्स नॉट प्लस मॉड ऑफ फाइव, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या है जीरो या उससे बड़ा, ये क्या है जीरो से बड़ा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो से बड़ा, नेवर जीरो, ठीक है। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो हियर ओनली वन सॉल्यूशन विच इज y इक्वल्स टू जीरो सॉल्यूशन। केवल ये वाला जो सॉल्यूशन था वही एक सॉल्यूशन बचा इस केस में। हो गया क्या, स्ट्रिक्टली क्यों होना चाहिए, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये नॉन जीरो होता है उस पॉइंट पे जीरो भी तो हो सकता है ना। मैंने कोई पॉइंट पे पिक किया है, जैसे चलो इस पॉइंट पे ये मेरा कोई y इक्वल्स टू 5x है, मान लो कुछ भी हो सकता है 5x, मैंने कुछ बताया नहीं, स्पेसिफिक कुछ किया नहीं, मैंने केवल इतना बोला है क्योंकि नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है तो किसी पॉइंट पे नॉन जीरो होगी उसकी वैल्यू। तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, स्लोप ही तो होता है जीरो। तो डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंने मॉड लगा दिया तो जीरो है उससे बड़ा। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैंने इस पे कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, मैंने इसको वैसे के वैसे छोड़ दिया। अभी जरूरत पड़ेगी तो लगाऊंगा आगे। हो गया ये। अब मैं सेकंड केस पे चलूं, जब मैंने -2 वाला सेकंड केस, उसमें कितने सॉल्यूशन मिले थे, सॉल्यूशन मिले थे ना। चलो कौन सा केस था, नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस मॉड ऑफ y प्लस a बराबर 0 वेयर a ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू r। इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, नो सॉल्यूशन। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये जीरो से बड़ा कोई नंबर, तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसमें भी क्या, वही सबसे पहले y फाइव को क्या लेंगे, कोई कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जीरो, ये कोई कांस्टेंट, ये जीरो या उससे बड़ी वैल्यू,
इनका सम क्या होगा, 0 से बड़ा, कभी नहीं होएगा। कभी इसको नॉन कांस्टेंट लेंगे, नॉन कांस्टेंट होगा तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जहां पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो, सेम पिछले वाले जैसा। पहले मैंने क्या लिया, चलो लिखवा ही देता हूं डायरेक्ट, लेट फाई एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ टू केस फर्स्ट, फाई एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फाई डैश एक्स इक्वल्स टू 0, then 0 plus mod of c plus a which always greater than equals to 0, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये 0 से बड़ा नंबर है कोई, ये 0 से बड़ा, ये हमेशा पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। केस सेकंड, फाई एक्स इज non constant, then there exists x naught belongs to R such that phi of x naught is non-zero and mod of phi dash x naught is greater than equals to 0. So mod of phi dash x naught plus mod of phi x, ये x naught point पे है ना, plus a is greater than 0, not equals to 0, क्योंकि ये क्या है, 0 है उससे बड़ा, ये 0 से बड़ा मिल गया, ये 0 से बड़ा पहले से ही है। सो नो सॉल्यूशन, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन। अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दें, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो सामने 2 आ जाएगा, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उसके, 2 सॉल्यूशन। y की वैल्यू प्लस माइनस 2, a की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू प्लस माइनस 5, 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिख लो, हो गया। चलें, number of real valued solution of dy by dx plus mod of y plus a equals to 0, a less than 0, x belongs to R। इसमें कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, प्लस माइनस a। लेट फाई एक्स बी ए सॉल्यूशन, अगर फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है, वापस से केस फर्स्ट, फाई एक्स इक्वल्स टू सी, तो फाई डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 प्लस मॉड ऑफ सी प्लस ए बराबर 0, मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि ए क्या है, कोई नेगेटिव नंबर, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, कोई अल्फा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा, माइनस से क्या हो गया, कोई पॉजिटिव नंबर, इसको मैंने कोई अल्फा नाम दे दिया, सी इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, या फिर वापस से इसको वही, अल्फा की वैल्यू तो माइनस ए है, करने की जरूरत भी नहीं थी, सी बराबर प्लस माइनस ए, सीधा ही मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। 2 सॉल्यूशन तो इस साइड से मिल गए। अब अपन इसको नॉन कांस्टेंट मानेंगे,
फाइव एक्स इज नॉन कांस्टेंट, ठीक है, फाइव एक्स नॉन कांस्टेंट है, सो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट फाइव ऑफ एक्स नॉट इज नॉन जीरो। अब इसका जो फाइव डैश एक्स है उसमें आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फाइव डैश एक्स आप बोल दोगे जीरो है उससे बड़ा, जीरो पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू कोई नॉन जीरो, ये ए की वैल्यू 2, ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकते। अगर मैं बोल दूं फाइव डैश एक्स नॉट, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी, जैसे पिछले वालों में बोल रहा था मैं, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस मॉड ऑफ फाइव एक्स नॉट प्लस ए बराबर जीरो। ऐसा फाइव एक्स नॉट एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही तो है, पॉजिटिव थोड़ी है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू -2 मान लो, चलो छोड़ो, समझने के लिए एक बार -2, तो ऐसा एक्स नॉट आ सकता है जब ये 2 हो जाए, इसलिए मैं इसको लेके नहीं चल रहा, दो केस लेके चल रहा हूं। वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मॉड ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 2 हो गई तो हर पॉइंट पे 2 होनी पड़ेगी, लेकिन फंक्शन क्या है अपना, नॉन कांस्टेंट। लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक बताने के लिए मैं क्या केस बना रहा हूं यहाँ पे, फाइव डैश एक्स जीरो और फाइव डैश एक्स नॉन जीरो, दो केस बना लूं, ठीक है। वैसे तो नहीं होंगे, दिख रहे हैं वैसे सॉल्यूशन। नाउ केस ए, फाइव डैश एक्स इज कांस्टेंट, अगर फाइव डैश एक्स कांस्टेंट हो गया तो, फाइव डैश एक्स कांस्टेंट हो गया तो देखो, फाइव डैश एक्स प्लस मॉड ऑफ फाइव एक्स प्लस ए बराबर जीरो। देखो फाइव डैश एक्स क्या है, कांस्टेंट, ए अपना पहले से कांस्टेंट है, और फाइव अपन ने क्या माना हुआ है, नॉन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है इसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ये दोनों कांस्टेंट रहे, जब भी वैल्यू हमेशा जीरो मिल जाएगी। ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मान लो 2 आ गई इन दोनों की सम की, प्लस 5x का मॉड इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, -2। ये थोड़ी है इसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे अपन, नहीं, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। लेकिन अपन क्या मान के चल रहे हैं, नॉन कांस्टेंट। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्या, किसकी, दिस प्लस दिस, हाँ, -2 नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, तो इसको कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वहां तक जा ही नहीं रहा, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, तभी सम जीरो होगा, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये नहीं है कि इसको अपन चेंज करते रहे, ये दोनों कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सम जीरो, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और अगर ये फाइव डैश एक्स नॉन कांस्टेंट हो जाता तो क्या मिलता, ये नॉन कांस्टेंट, ये नॉन कांस्टेंट, इनका सम चाहिए ए, वो जीरो आना चाहिए। अब तो सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों का सम ए हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो अपन इसको सॉल्यूशन चेक करेंगे, जैसे मैंने उसमें पीछे चेक किया था ना, किसका, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 पुट करके चेक किया था। वहां पे मुझे क्या मिला था, c e की पावर -x, उसका मॉडुलस लगाया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। चलो यहां तक लिखो पहले। ये लिख लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहां पे अपन ने क्या किया, 5x को नॉन कांस्टेंट मानना था, नॉन कांस्टेंट माना तो मैंने इस बार 5x के भी केस बनाए, नहीं बनाता तो भी आपको पता तो है ही, 5x के कांस्टेंट बनाए और एक बार 5x को नॉन कांस्टेंट बनाऊंगा। तो ये कांस्टेंट, इसको भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, जबकि अपन ने क्या माना हुआ है, नॉन कांस्टेंट। तो ये तो एक केस हो गया। अब केस सेकंड में क्या करें, 5x इज नॉन कांस्टेंट, केस बी 5x इज नॉन कांस्टेंट। अगर नॉन कांस्टेंट होगा तो 5x प्लस 5x प्लस a बराबर 0।
इसको सॉल्व करके देखेंगे, जैसे अपन ने सॉल्व किया था ना 2 के लिए, उस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे तो वही e की पावर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स प्लस वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x, तो फाइव इंटू ई की पावर x बराबर a इंटू ई की पावर x प्लस सी। सेम वैसे के वैसे सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा मॉड लगाने पे। ठीक है, ये लिख लिया यहां तक, चलें आगे। देन मॉड ऑफ फाइव डैश एक्स प्लस मॉड ऑफ फाइव एक्स प्लस ए बराबर 0। ए की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे कंफ्यूज कहीं उससे हो रहे हो कि ये क्या ए की वैल्यू -2 है, जैसे -2 बराबर 0 तो इसका सम 2 होना चाहिए, वैसे टाइप से। ठीक है, छोड़ो फिर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। सो नो सॉल्यूशन। तो 3 केस थे, जब 0 था तो केवल एक सॉल्यूशन था, इक्वल्स टू में पॉजिटिव नंबर था तो 2 सॉल्यूशन थे, इक्वल्स टू में नेगेटिव नंबर था तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। यही था तीनों केस। ठीक है, और क्या बचा है, ये हो गया। क्वेश्चंस करवाने से पहले एक चीज और लिखवा देता हूं, उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट में केवल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बच जाएगा और नेट वालों के बच जाएगा पिकार्ड एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो पिकार्ड जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है वो बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा मैं भी, क्योंकि जैम वालों के सिलेबस में नहीं है वो। तो जब इनको भगा देंगे ना अपन थोड़े दिन बाद कि भाई तुम्हारा सिलेबस हो गया तुम निकलो, तो अपन वो चालू करेंगे। आपका होने वाला है, इनका एक्चुअल सिलेबस तो तब शुरू होगा जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा जैसे छोटी छोटी चीजें तुम्हारे वार्म अप चल रहा है एक तरीके से, जो हर साल पढ़ाना पड़ता है। बाकी इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इससे डायरेक्ट आपके गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं नॉन लीनियर वाले, नेट वालों के। जैम के अच्छा आएगा। लिख लिया यहाँ तक, एक दो बातें और लिख लो। चलो यहीं पे लिखो। पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ाने से पहले शीट पूरी करेंगे इसकी अपन, शीट दूंगा मैं आज, आज मिल जाएगी। बुकलेट नहीं आई, प्रिंट करवा के दूंगा। इसको करो। फॉर ऑल ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताना। क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ही है, तीनों सही है इसमें, लिख लो ऐसे ही, सीधे लिख लो। सीधे सीधे लिख लो रिजल्ट। और इसके प्रूफ भी करना, इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लीनियर, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन निकालना, इनिशियल कंडीशन दी हुई है आपको, उस कंडीशन के लिए आपको चेक करने है कि ये तीनों ट्रू है नहीं है। चेक करो।
लिख लिया ये सबने? तुम तो करते नहीं हो, चलो करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, क्या था पहला? dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर पी एक्स डी एक्स, यही है। dy बाई डी एक्स पी एक्स वाई बराबर जीरो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या बनेगा? y इंटू इक्वल्स टू c की वैल्यू जीरो है, ठीक है, इक्वल्स टू c। क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू c इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स, यही सॉल्यूशन बना। हाँ माइनस, ठीक है, यही सॉल्यूशन बना। हो गया यहां तक? अब पहला केस क्या दिया हुआ है? y ऑफ किसी x नॉट पॉइंट पे y नॉट वैल्यू दी हुई है। पहले में बोला हुआ है y नॉट जीरो है, सेकंड में बोला हुआ है y नॉट जीरो से बड़ा है, थर्ड में बोला हुआ है जीरो से छोटा है। y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y नॉट एंड y नॉट इक्वल्स टू जीरो, या फिर डायरेक्ट जीरो पुट कर दो। y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये दी हुई है, पुट करो। इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, फर्स्ट में क्या मिलेगा? जीरो इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स, एक्स बराबर एक्स नॉट पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन जो भी होगा, ठीक है। क्या ये कभी जीरो हो सकता है क्या? ई रेज टू पावर कोई वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, तो सी को जीरो होना पड़ेगा, सी को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब सी इक्वल्स टू जीरो, सी इक्वल्स टू जीरो पे क्या सॉल्यूशन मिलेगा? y इक्वल्स टू जीरो, इंप्लाइज y इक्वल्स टू जीरो। पहले में यही बोला हुआ था कि अगर y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जीरो। इस स्पेशल केस के लिए है ना, हर किसी केस के लिए नहीं, स्पेशल केस के लिए। सेकंड में क्या करेंगे? y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू कोई भी जो वैल्यू मिली है y नॉट वो जीरो से बड़ी है, उसमें इनिशियल कंडीशन पुट करोगे तो क्या मिलेगा? क्या सॉल्यूशन हमेशा जीरो से बड़ा मिलेगा क्या? सेकंड वाली कंडीशन में आपको दिया हुआ है y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y नॉट विच इज जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या मिलेगा? y नॉट इक्वल्स टू c ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, एक्स बराबर एक्स नॉट, ऐसा ही कुछ मिलेगा। यहां पे y नॉट क्या है? जीरो से बड़ा। आपको पता है ये तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कभी जीरो भी नहीं होता, जीरो से बड़ा होता है। तो इस कंप्लीट टर्म को जीरो से बड़ा होने के लिए सी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि y नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, सो सी को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो से बड़ा। भाई ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है, तो सी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सी कोई कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। सो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, वेयर सी जीरो से बड़ा। अब सी भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इंप्लाइज y एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x। और अगर मैंने नेगेटिव ले लिया होता तो y नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, c को नेगेटिव होना पड़ेगा, c नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव नंबर, तो कंप्लीट नेगेटिव। तो y एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल c, वो आपका थर्ड वाला था। समझ में आ रही है बात?
हो गया ये? थर्ड वाला केस अपने आप कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे एक रिजल्ट लिखवा रहा हूं, इसका प्रूफ रियल पढ़ने के बाद करेंगे। इंटीग्रेबल फंक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, नहीं पता होगा ना अभी, वो करते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया, सी ऑप्शन कर लेंगे, आगे चलो। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, consider the differential equation dy by dx plus pxy बराबर qx for all x belongs to R। ठीक है, a if px and qx are integrable, then differential equation always has a solution। B if px and qx are continuous and bounded, then डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन। अपन को पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा सॉल्यूशन रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस है तो ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन। इफ px and qx are not integrable, then differential equation may or may not have a solution। If differential equation is not integrable, then may or may not have a solution। If px and qx are continuous, then differential equation may or may not have a solution। कंप्लीट ऊपर वाला। क्या बोला मैंने? कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर px और qx इंटीग्रेबल है तो हमेशा सॉल्यूशन रखेगा। अगर px और qx कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड, कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, तो हमेशा सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेबल नहीं है तो सॉल्यूशन रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। मतलब इंटीग्रेबल होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इंटीग्रेबल है तो सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन अगर नहीं है तो रख भी सकता है। और जैसे अपन कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस होगा। तो वैसे ही अगर इंटीग्रेबल है तो सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन सॉल्यूशन रखने के लिए इंटीग्रेबल होना नेसेसरी नहीं है। अगर इंटीग्रेबल नहीं है तो वो रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, मे और मे नॉट। लेकिन अगर इंटीग्रेबल हो गया तो ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन। और अगर कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड है तो सॉल्यूशन रखेगा। अगर मैंने बाउंडेड वाली कंडीशन निकाल दी तो सॉल्यूशन हो भी सकता है और कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड। इसमें कंटिन्यूअस बोला था तो मे और मे नॉट। क्या इंटीग्रेबल मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है। इंटीग्रेबल मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है। ठीक है, लिख लिए, आगे चलें।
सेकंड नंबर, consider the differential equation dy by dx प्लस pxy बराबर qx, हाँ रिजल्ट, एंड y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या फिर आपको जो भी रीजन दिया हुआ है, ठीक है। इफ px एंड qx are continuous and bounded, then differential equation always has a इसमें मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ऐड की, उस पे पिछले वाले में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, साथ में कंटिन्यूअस और बाउंडेड बोला था। इसमें मैंने इनिशियल कंडीशन भी दे दी आपको, इनिशियल कंडीशन भी दे दी। उसमें मैंने बोला था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में px और qx कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, ठीक है। मैंने इस बार एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशन। उस इनिशियल कंडीशन के बाद मैंने क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नोट करके लिख लो, द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी and boundedness is sufficient on condition, not necessary। मैंने यही बोला था कि कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस क्या है, केवल सफिशिएंट कंडीशन है, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। मतलब इनके कंटिन्यूअस और बाउंडेड हुए बिना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस और बाउंडेड है तब जरूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी। वैसे आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इंटीग्रेबल होता है, नेट में किसी ने पढ़ा हुआ है, पहले तैयारी की हुई हो तो छोड़ो, बाद में सर पढ़ाएंगे, अभी रीमान इंटीग्रेशन के साथ पढ़ाएंगे, तब पढ़ लेना। ठीक है, लिख लिया यहां तक, लिखो, हो गया। एक और लिख लो लास्ट, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, या लेट फाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dash plus ay equals to b1x and psi x be the solution of the differential equation y dash plus ay बराबर b2x, where b1 and b2 are defined on the same interval I and h constant. Then find solution
ऑफ y डैश प्लस ए वाई इक्वल्स टू b1x प्लस b2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट में, अभी तो मैं आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करवाऊंगा कभी, अभी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करवाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, शायद 170-80 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे, वो शीट सॉल्व करेंगे। फिर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। नेट वालों का केवल एग्जिस्टेंस फॉर्म बचेगा, वो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर सॉल्यूशन निकालो। मिल गया आपको सॉल्यूशन इसका? इसका आंसर निकालो, बताओ, सॉल्व करो इसको। अब अपन एक दो दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, शीट वाले क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट को अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तैयार करेंगे। अब अभी तक थ्योरी पढ़ ली, रिवाइज करके आना, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। सारे मेथड्स पता होने चाहिए माइंड में, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ये नहीं लगा तो ये लगा सकता हूँ। इंटीग्रेशन याद होने चाहिए सारे, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है। फिर अपन देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में कौन कौन से मेथड लगा सकते हैं, कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, कैसे माइंड में आएगा। प्रॉब्लम आ रही होगी ना अभी वो सारी चीज़ें कि पता नहीं चल रहा होगा कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहले ये क्वेश्चन करो। अपन को किसका सॉल्यूशन चाहिए? y डैश प्लस ए वाई बराबर b1x प्लस b2x का। y डैश प्लस ए वाई बराबर b1 का सॉल्यूशन अपन को फाई दिया हुआ है, b2 का अपन को सॉल्यूशन साई दिया हुआ है। सॉल्यूशन निकालो इसका। सॉल्व नहीं करना आप लोगों को? ऑनलाइन में त्रिवेदी जी कहाँ हैं आज? त्रिवेदी जी सॉल्यूशन बताओ। क्या? y फाई वन और फाई टू की फॉर्म में? ऐसे सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। मैंने ये दो सॉल्यूशन फाई वन और फाई टू दिए हुए हैं इनकी फॉर्म में, फाई प्लस साई, फाई प्लस साई। y डैश प्लस ए वाई इक्वल्स टू b1x प्लस b2x। या फिर पहले b1x का सॉल्यूशन निकालो। चलो b1x का सॉल्यूशन क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर ax, सॉल्यूशन मिल जाएगा y इंटू ई की पावर ax बराबर b1x इंटू ई की पावर ax इंटीग्रेशन dx प्लस c, ठीक है। ये से क्या, यहां से क्या मिलेगा? इसका मतलब y इक्वल्स टू ये जो भी मिलेगा e की पावर माइनस ax, इंटीग्रेशन से मेरे को मतलब नहीं है, मैं निकाल ही नहीं रहा, e की पावर ax dx प्लस c e की पावर माइनस ax। इसने इस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया हुआ है? फाई एक्स। तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या नाम दे दूं? फाई एक्स। तो ये तो एक इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई फाई एक्स, ठीक है। इसी तरीके से b2 के लिए सॉल्व करूंगा तो यहां पे b2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू साई एक्स। फिर जब मैं प्लस वाले के लिए करूंगा, b1 प्लस b2 के लिए सॉल्व करूंगा, तो वहां पे केवल इतना से तो फर्क आएगा, b1 प्लस b2 आएगा। ये सेम है, सामने b1 प्लस b2 रहेगा, तो दिस प्लस फाई एक्स प्लस साई एक्स। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? फाई प्लस साई।
जब आप सॉल्यूशन करोगे b1 प्लस बी टू का, तो इसकी जगह केवल फाइव वन प्लस फाइव टू होगा, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। और आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर फाइव b1 इंटीग्रेशन ऑफ b1 प्लस बी टू को आप इंटीग्रेशन b1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b2 कर दो, ये वाला बन गया फाइव एक्स, ये वाला बन गया साई एक्स। सॉल्यूशन क्या मिलेगा? फाइव एक्स प्लस साई एक्स। हो गया? ये आपकी होती है थ्योरी कंप्लीट फर्स्ट यूनिट की, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को छोड़ के। ठीक है, अब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाले छोड़ के वो क्वेश्चंस करेंगे, मैं ग्रुप में भेजूंगा। और मंडे को जब भी क्लास होगी ओडी की, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, मुझे भी पता नहीं रहता। शीट में अभी क्वेश्चन दिलवा देता हूँ, बुकलेट तो भी आई नहीं है, क्वेश्चन दिलवा दूंगा अभी। हाँ, यूनिट 1 के दिलवा दूंगा। ठीक है, हो गए? यहाँ तक हो गए ना? अब एक दो क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करो चलो। अब ये किसी भी मेथड से हो सकता है, ठीक है, ये नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर एक मेथड से, जिससे आप करना चाहो आपको सोचना है किससे करूं। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन बताओ। y 1 प्लस 1 अपॉन एक्स कॉस वाई डी एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई। ठीक है, करो सॉल्व। लेट वाई एक्स be the solution of the differential equation 1 plus e की पावर x y dash plus e की पावर y equals to 1 and y of 0 equals to 2. Then which of the following is are true? फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है, y की वैल्यू -4 पे 0। सेकंड ऑप्शन है, चेंज कर लो यार कलर, सेकंड ऑप्शन है y की वैल्यू -2 पे 0। yx has no critical point in -1 से 0। yx has a critical point in -1 से 0। क्या? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको केवल देखना है कौन किसके साथ अरेंज करना है।
पहला वाला हो गया, पहला हो गया। सबसे पहले वाले में क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल सा था। ये देखो y 1 + 1/x, देखो इधर एक cos y है, cos y को अपन किसके साथ अरेंज करेंगे, साइन cos, इनके जैसे टर्म के साथ। तो इसको इसके साथ अरेंज करना है, इस वाले को इसके साथ करना है। क्लियरली दिख रहा है, देखो यहाँ पे x + log x है, dy है, तो x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हुआ होगा। क्या रहा होगा ये, x + log x इंटू वाई, तभी तो dy आया है। तो यहाँ पे रहा होगा x + log x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन। इस टर्म से अपन ने आइडिया लगाया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करके देखे तो 1 + 1/x इंटू वाई, 1 + 1/x इंटू वाई। तो इस वाले टर्म तो अरेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या है, cos y है, साथ में dx है। क्या रहा होगा ये, cos y तो कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में हुआ होगा। x के रेस्पेक्ट में dx कब आता है, जब x होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x cos y, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे देखो, इसका जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, -x sin y, -x sin y। बिल्कुल सामने टर्म्स पड़ी हैं, केवल अरेंज करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x cos y प्लस x + log x y = c। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट का बताओ, फर्स्ट और फोर्थ देखते हैं। बिल्कुल फर्स्ट एंड फोर्थ, करो सारे इसको। y' 0 बनता है, डेरिवेटिव 0 बनता है, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट। xy प्लस y log x प्लस x cos y = c। बिल्कुल ठीक है प्रभात। xy y log x प्लस x cos y, विभूति आपका भी ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, साथ में इनिशियल कंडीशन दी हुई है। यह है dy/dx, यहां पे y, इसको आप लीनियर फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो। ये तो dy/dx, e की पावर x से डिवाइड कर देना, px बन जाएगा e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर x। लीनियर फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा, किया आपने, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्म हो रही है कुछ, देखो डायरेक्ट हो रहा है क्या कुछ, अगर मैं लीनियर फॉर्म से सॉल्व ना करूं, डायरेक्ट दिख रहा है क्या कुछ। ये है dy, यहां पे आ जाएगा dx, देखना कुछ बन रहा है क्या डायरेक्ट, अगर लीनियर फॉर्म से ना जाऊं तो बनेगा कुछ डायरेक्ट। लिख लिया सबने, नेक्स्ट चलें पेज पे। 1 + e की पावर x y', 1 + e की पावर x y' प्लस e की पावर y = 1। आप लोगों ने किसी ने सॉल्व कर लिया होगा इसको इस फॉर्म में, dy/dx प्लस e की पावर x अपॉन y बराबर 1/1 + e की पावर x। px ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया होगा, y इंटू pf करके सॉल्यूशन किया होगा। बिल्कुल ठीक। मैं इसको एक फॉर्म में और करता हूं, चलो डायरेक्ट फॉर्म जो भी अपन ने की थी ना। ये क्या है, 1 + e की पावर x dy प्लस e की पावर y dx = ऐसा ही है। ये है dy/dx, तो dy इधर dx रख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो
डी वाई, इस टर्म को, इसको और इसको ऑब्जर्व करना, y इंटू ई की पावर x, ये बन गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इंटू ई की पावर x बराबर dx। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y प्लस, बन गया क्या, है ना। मैंने dx को इधर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों टर्म को देखा, ये टर्म आपस में y इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन बन रही है, ये dy है तो इसका तो y हो जाएगा, ये dx है इसका x हो जाएगा। बन गया सॉल्यूशन। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई थी, 0 पे 2, y 0 पे 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 e की पावर 0 1, तो 2 प्लस 2 बराबर 0 प्लस c, c की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y 1 प्लस ई की पावर x इक्वल्स टू x प्लस 4, ये बन गया। अब अपन को क्या चाहिए, -4 पे वैल्यू चाहिए और इसके क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। -4 पे वैल्यू, पहले तो -4 पे वैल्यू निकाल दो, क्या मिलेगी, -4 प्लस 0, -4 प्लस 4 अपन जो भी बनेगा 0 हो जाएगी। और y ऑफ -2 पे, -2 पे क्या आएगा, -2 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई की पावर -2, 2 अपॉन 1 की प्लस ई की पावर -2, तो -4 पे वैल्यू 0 होगी, -2 पे वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 प्लस ई की पावर -4, ये दोनों तो निकाल सकते हो। अब अपन को क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, निकालो। डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट चेक करो। क्या बनेगी डेरिवेटिव की वैल्यू, बताओ क्या बनेगा, x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x है, डेरिवेटिव करेंगे तो यही बनेगा, देख लो एक बार, है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन माइनस दिस एंड इसका डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ठीक है। क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा बताओ, e की पावर x माइनस 4 e की पावर x, तो 1 माइनस 3 की पावर x माइनस x e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब इसको किसके इक्वल 0 पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। अब बताओ इसकी जो वैल्यू जो मिलेगी, क्या -1 से 0 के अंदर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। अपन को चाहिए ये 0 मिल जाए, ये 0 कब बनेगा, जब ये वाली टर्म 0 बनेगी, ये वाली टर्म 0 बनाओ, ये है 1 इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स ई की पावर x, है ना। ये 0 चाहिए, मतलब ये बराबर ये चाहिए, इसका मतलब e की पावर x की वैल्यू क्या चाहिए, 1/3 प्लस एक्स। तो इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, देखो कहाँ पे कट करते हैं, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख लो x प्लस 3 बराबर e की पावर माइनस एक्स। इसको देख लो ये कहाँ पे कट करते हैं, भाई डेरिवेटिव की वैल्यू क्या चाहिए थी, 0, तो कौन सा ऊपर वाला पार्ट 0 होना चाहिए, ऊपर वाले पार्ट को मैंने 0 पुट किया तो यही मिला, 1 बराबर e की पावर 3 एक्स प्लस x इंटू ई की पावर x, ये मिला। यहां से मिल गया e की पावर x बराबर 1/3 प्लस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 3 बराबर e की पावर माइनस। अब इसके सॉल्यूशन चेक करने कि इसके सॉल्यूशन किस इंटरवल में मिलेंगे, किस इंटरवल में नहीं मिलेंगे, जो आपको ग्राफ से देखने पे मिलेंगे।
किस पॉइंट पे क्या वैल्यू हो रही है, आइडिया तो लगा ही सकते हैं। अपन को क्या चाहिए, ये और ये ग्राफ कब कट करते हैं, है ना। x+3 e की पावर -x, y बराबर x+3 e की पावर -x। x+3 कैसे बनेगा, -3 पे 0 और इधर ले लो -3 पे 0 और 0 पे 3। ये तो बन गया अपना y बराबर x+3। e की पावर -x कैसा बनता है, 0 पे 1 वैल्यू रखता है, तो 0 पे तो ये इसकी 1 वैल्यू हो जाएगी। ये भाई ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो किन्हीं पॉइंट पे कट तो कर रहा है बीच में। अब ये -1 से 0 के बीच में कर रहा है कि -1 इधर उधर कर रहा है, वो चेक करना है। तो क्या करें, इन दोनों ग्राफ की -1 पे वैल्यू देख लें, पता लग जाएगा। -1 पे वैल्यू बताना एक बार, ये क्या वैल्यू देगा -1 पे, 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कहीं पे भी मिलेगी, ये 2 मिलेगी मान लो। ये नीचे होगा ऊपर होगा, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो मैंने केवल -1 पे 2 डाल दिया। ये क्या वैल्यू देगा, e की पावर -1। e की पावर -1 2 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो मतलब ये लाइन ऊपर यही होगी और ये लाइन नीचे। तो मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, ये ग्राफ ऊपर से ना निकल के नीचे से निकलेगा। तो मैं इस ग्राफ को चेंज करूं, ये ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा होगा। समझ में आई बात मेरी। मैंने -1 पे वैल्यू चेक की, -1 पे इसकी वैल्यू क्या मिली, 2। तो -1 पे ये 2, इसकी वैल्यू क्या मिली, इनवर्स। अपन को पता है 1/e जो होता है वो 2 से तो छोटा ही होता है, 1 से छोटा होता है। तो ठीक है, क्या, अरे हाँ ई सॉरी, x की वैल्यू -1 पे, इसकी वैल्यू बन गई e, और e बड़ा होता है 2 से, e 2 से बड़ा होता है, ऊपर ही रहेगा ग्राफ बिल्कुल। e की वैल्यू 2 से बड़ी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। ये भाई ये वैल्यू हो गई e। इसका मतलब किन पॉइंट के बीच में कट करेगा, ये -1 से यहां पे कहीं कट करेगा। तो क्या मिला रूट, -1 से 0 के बीच में रूट मिल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, yx हैज ए क्रिटिकल पॉइंट इन, कौन सा हो जाएगा, कहां गया, yx हैज नॉट क्रिटिकल पॉइंट, है ए क्रिटिकल पॉइंट। एक पॉइंट हो गया, ग्राफ से अपन देख सकते हैं किन के बीच में होगा। समझ में आई बात। अब इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनाता है वो। सॉल्यूशन तो आपने कर लिया, पर आपको अब ऐसे चेक करने पड़ेंगे कि भाई किन के बीच में क्रिटिकल पॉइंट है। अभी आपका आएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और अभी तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं देता। आजकल क्या देता है, नॉन लीनियर में चला जाता है वो, dy/dx बराबर y² - 1 ऐसे कुछ करके दे देता है। ठीक है, अब उसमें प्योर रियल लगेगी क्योंकि आपके नॉन लीनियर सॉल्व करने का है नहीं। ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर नहीं सकते भाई, कुछ पुट करके कि भाई y² को t पुट करके ऐसा कुछ हो जाए तो हो जाए। उसके अलावा आपको वही चेक करना है कि भाई क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है। तो डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है मेरे को, तो सॉल्यूशन करो ही मत, अपन कर भी नहीं सकते सॉल्यूशन। वो मैं मंडे को क्वेश्चंस कराऊंगा तब करेंगे। आप ब्रेक ले लो, फिर सर आएंगे।